A very big hello to all my dear student friends and welcome to video 9 of our Negotiable Instruments Act 1881. इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? In this video we are going to understand about the discharge of liability of the parties as well as the instrument itself. See, हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ये पढ़ा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है तो पार्टीज भी डिस्चार्ज हो जाती है एंड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है इन नंबर ऑफ वेज लाइक परफॉर्मेंस, लाइक ब्रीच, like operation of law, correct? Impossibility of performance. So there are various ways in which contract is discharged. और contract खत्म हुआ, parties की liability भी खत्म हो जाती है. Now we have to now understand about कि अगर एक negotiable instrument के ऊपर parties को liability होती है to pay. Some parties have primary liability जो unconditional होती है and there are some parties who will have conditional and secondary liability. तो we have to understand कि parties की liability कब ख़त्म हो जाती है और कब पूरा instrument ही discharge हो जाता है. Okay? So this is all that we are going to understand in this video of ours. So when we first, let's begin with the meaning of discharge of liability. Understand that discharge, we have to understand it in relation to two things. First is discharge of one or more parties from their liability. कोई तो भी पार्टी डिस्चार्ज हुई या पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हुआ. Up till now you know, let's take the example of a bill of exchange. बिल ऑफ एक्सचेंज में होती है तीन पार्टीज, द ड्रॉवर, द ड्रॉई एंड द पेई. यहाँ पे प्राइमरी लायबिलिटी टू पे होती है एक्सेप्टर की, मतलब ड्रॉई की, वंस ही एक्सेप्ट्स द ऑर्डर टू पे. नाउ लेट्स अज्यूम दैट एक्सेप्टर ने एक्सेप्ट करके, मतलब ड्रॉई ने एक्सेप्ट किया बिल ऑफ एक्सचेंज को. अब जो ड्रॉवर है ना, he transferred the instrument, he himself was the payee और ड्रॉवर ने एंडोस करके ट्रांसफ़र किया इंस्ट्रूमेंट मुझे. सो आई हैव बिकम द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. होल्डर, एज अ होल्डर आई हैव टू मेन राइट्स. फर्स्ट, राइट ऑफ पोजेशन एंड सेकेंड इज राइट टू रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट. सो अगर मैं होल्डर हूँ, I myself receive that money or I can transfer my right, that is negotiate it further. So अगर मुझे किसी और को पैसा देना है, let's say the bill of exchange is drawn for the amount of 10,000 rupees. Okay, so 10,000 का ये बिल मुझे मिला, as I get the rights of a transferee या holder. अब मुझे अगर किसी और को, मिस्टर ए को 10,000 पे करने हैं, कैन आई ट्रांसफ़र दिस सेम इंस्ट्रूमेंट? कैन आई एंडोस इट? इफ इट इज़ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, आई विल एंडोस इट एंड डिलीवर इट टू मिस्टर ए. अब मिस्टर ए बन गए होल्डर इन ड्यू कोर्स. अब मिस्टर ए, अब देखो स्टूडेंट्स आर आस्किंग दैट होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स में डिफरेंस क्या है. प्लीज़ अंडरस्टैंड कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये प्रिज्यूम कर लेता है कि हर एक होल्डर इन ड्यू कोर्स ही है, बट इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी. सो व्हेन वी आर सेइंग होल्डर, ही गेट्स टू राइट्स, पोजेशन एंड रिकवरी ऑफ मनी. और यही होल्डर जब किसी दूसरे एंडोसी को ये ट्रांसफ़र करता है, वो हैज़ टेकन इट इन गुड फेथ बिफोर मैच्योरिटी एंड फॉर कंसिड्रेशन, वो एंडोसी बन गया है होल्डर इन ड्यू कोर्स. Now, holder in due course has a good title and he can also transfer a good title to the next endorsee. Okay? Endorsement की ज़रूरत कब होती है? If it is an order instrument. Order instrument का मतलब है that अगर मेरा नाम उस instrument पे लिखा है, then if I have to transfer it to Mr. A, I will have to sign, endorse and then give a delivery. अगर ये एक बेरर इंस्ट्रूमेंट है, इसका मतलब है यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखा है, देन आई डोंट नीड टू एंडोर्स बिकॉज मेरा नाम ही नहीं है. आई कैन डायरेक्टली ट्रांसफ़र इट बाय डिलीवरी टू मिस्टर ए. ओके, सो
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की खासियत ही यही है दैट इट इज इजीली ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, करेक्ट? And when we are talking about discharge, we need to understand कि यहाँ पे पार्टी, एक दो पार्टीज डिस्चार्ज हो रही है या पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म हो गया है. ओके, सो we have to take care not to confuse these two things. They are two different things. अगर एक या दो पार्टीज या तीन चार पार्टीज, बिकॉज देर इज अ चेन विच इज बीन फॉर्म, नो, ए मुझसे मिला ए को, ए से मिला बी को, बी से मिला सी को, सी से मिला डी को, डी से मिला ई को. सो देर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ एंडोसर्स एंड एंडोसीज, करेक्ट? सो उसमें से अगर दो तीन पार्टीज डिस्चार्ज हो रही है तो इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होता. द लायबिलिटी कंटिन्यूज फॉर द अदर्स. So what we have to understand in this video is, when does the whole instrument come to an end and when are one or two parties excused, मतलब कहाँ पे सिर्फ एक दो parties की liability खत्म हो जाती है. Okay, now drawer जो होता है, no, for example when we take a bill of exchange, now discharge of the drawer does not draw in recollect and tell me कि बिल ऑफ एक्सचेंज में प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, ड्रॉवर की है या एक्सेप्टर की है? प्राइमरी लायबिलिटी होती है एक्सेप्टर की, करेक्ट? सो अगर ड्रॉवर डिस्चार्ज हो जाए, क्या इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि ड्रॉवर की लायबिलिटी सिर्फ सेकेंडरी और कंडीशनल थी. यहाँ पे मेन लायबिलिटी, प्राइमरी लायबिलिटी किसकी थी? एक्सेप्टर की थी, राइट? So, law says that instrument is discharged only when the party who is ultimately, मतलब primarily liable thereupon, is discharged from liability. So, अगर हम कहते हैं promissory note, जब मेकर, promissory note में main liability है मेकर की, बिल ऑफ एक्सचेंज में मेन लायबिलिटी है एक्सेप्टर की, और चेक में प्राइमरी लायबिलिटी होती है ड्रॉवर की. जब तक ये तीनों जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है डिस्चार्ज नहीं होते, तब तक इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं माना जाता. ओके, सो व्हेन द party who has primary liability is discharged, that is the stage where the instrument stops or ceases to be negotiable. And अगर वैसा होता है, अगर जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है वही अगर डिस्चार्ज हो जाए, then negotiability ends and even a holder in due course now cannot acquire any rights of action with respect to such an instrument. Okay, so negotiable instrument is said to be discharged when all the parties and all the rights of the persons involved in it are over. That is, no person related with the instrument has any further claim over others. सबकी liability खत्म, including जिनकी secondary थी, including जिसकी primary थी. And this happens when the liability of the primary party comes to an end. Okay, अब हमको डिटेल में समझना है what are the different ways. So what are the different ways we can discharge the party or parties? So there are various ways: by payment in due course, cancellation of the instrument, qualified acceptance, release, allowing more than 48 hours to the drawee to accept, delay in presentment of check, not giving notice of dishonor, negotiation back, या material alteration. These are the different ways in which one or two parties can be discharged. Will this discharge the entire negotiable instrument? So answer is no, because we have to study that also. We have to also understand how instrument comes to an end. And there are ways, that is payment in due course, cancellation, non-presentment for acceptance, by agreement between the parties, and by renunciation. Okay, so we are going to understand two things in this video. पहले तो कब one or two parties की liability on the instrument खत्म हो जाती है लेकिन instrument खत्म नहीं होता, and second, what are the ways in which instrument itself comes to an end.
तो पहले देखते हैं व्हेन इज देयर डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज फ्रॉम देयर लायबिलिटी. सो पहला है कैंसिलेशन. सेक्शन 82A tells us about cancellation. When a holder of a negotiable instrument deliberately cancels the name of any of the parties which are liable, or party or parties liable on the instrument, but not the party with primary liability, with the intent का मतलब है intention to discharge him from liability thereon, such party and all endorsers which are subsequent to him have a right of action against the party whose name is so cancelled are discharged from liability. ये पॉइंट मैंने आपको एक अर्लियर वीडियो में एक्सप्लेन किया था व्हेन वी हैड डन लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज. ओके, सो यहाँ पे एक मतलब क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड इट, टेक इट वन बाय वन. पहले दो नीचे के पॉइंट्स भी पढ़ते हैं. If the name of the endorser is cancelled, all the endorsers who are subsequent to him will be discharged, but not whose prior to him will be, but those who are prior to him will be liable. And cancellation must be done with the intention to discharge the party, and it must be apparent. अभी यहाँ पे देखो कैसे होता है. What is the explanation given under section 82? Now I am the holder. मुझे ये instrument मिला A से. Okay? A को मिला Z से. So Z gave the instrument to A who gave it to me. अब I am the holder. So I have a right of possession. I also have the right to recover the money. Now, when one of the holders deliberately मतलब purposely, it is not done by mistake, it is done deliberately. When one of the holders deliberately, purposely cancels the name of any of the parties, मतलब any of the prior parties, मतलब अगर let's say A, B, C, D, E, these are all the prior parties और E से मिला है मुझे. Now, if any of the endorsers cancels the name of any of one of the endorsers, फिर क्या होता है, deliberately उसका नाम कैंसिल करता है. तो कोई मिस्टर बी का नाम कैंसिल कर देता है पर्पसली. वाई? व्हाट इज द पर्पस? व्हाट इज द इंटेंशन? टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम हिज लायबिलिटी. ओके, देन व्हाट विल हैपन अगर बी का नाम कैंसिल कर दिया? अगर बी का नाम कैंसिल कर दिया तो बी के नीचे वाले मतलब सब्सिक्वेंट टू बी जो भी पार्टीज है, सी, डी, ई, एफ, जी, हाउ मेनी एवर आर देयर आफ्टर बी, उनकी लायबिलिटी हो जाएगी खत्म. वाई? तो बी के बाद वालों की लायबिलिटी क्यों खत्म? बी के पहले वाले की लायबिलिटी का क्या? तो आंसर इज, अगर बी की लायबिलिटी खत्म, सो बी की लायबिलिटी मतलब हाउ इज बी डिस्चार्ज? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डन डिलिबरेटली, उसका नाम कैंसिल कर दिया जाता है. व्हाट इज द इंटेंशन? टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम हिज लायबिलिटी. और ये कैंसिलेशन अपैरेंट होना चाहिए, मतलब उसके नाम के ऊपर एक क्रॉस मार्क मतलब एक लाइन ड्रॉ की जाती है. ओके, दैट मीन्स टू शो, जब हम कोई वर्ड लिखते हैं या यू राइट 3-4 वर्ड्स ऑफ योर आंसर एंड आपको वो वर्डिंग्स या पॉइंट अच्छा नहीं लगा तो आप उसको एक लाइन से क्रॉस कर लेते हो, राइट? सो उसी तरह क्या होता है, कोई भी एंडोसर का नाम अगर कैंसिल वैसे किया गया है, apparently it is apparent that his name has been cancelled and it is done deliberately with the intention to discharge him from his liability, then what will happen, उसके नीचे वाले जो भी पार्टीज है, सब्सिक्वेंट पार्टीज, उसके बाद वाली जो भी पार्टीज है, उन सब की लायबिलिटी हो जाएगी ख़त्म. लेकिन उसके पहले वाली जो पार्टीज थी मतलब मिस्टर ए, उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू होती है. ओके, सो एनी पर्सन और पार्टी टू एन इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम डिलिबरेटली विद द इंटेंशन टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम लायबिलिटी कैंसिल हो जाता है, मतलब उसका नाम के ऊपर एक लाइन ड्रॉ की जाती है टू कैंसिल हिज नेम, देन व्हाट आर द इफेक्ट्स? उसके बाद वाली सभी पार्टीज की लायबिलिटी ख़त्म होती है, लेकिन उसके पहले वाली मतलब प्रायर पार्टीज की लायबिलिटी कंटिन्यूज. ओके, देन ओके, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग लेट मी गिव यू एग्जाम्पल ओवर हियर
कि अगर there is a let's take a bill of exchange, Mr. A is the drawer and Mr. B is the acceptor. Okay, यहाँ पे primary liability on the instrument किसकी है? Mr. B की, because he is the acceptor. Okay, अब ये instrument transfer किया A ने to C, D, E, F and then Mr. Z. Okay, अब Mr. Z जो है he is a friend of Mr. D. फ्रेंड है, रिलेटिव है, whoever. So Z is one of the endorsers only, correct, on the instrument. वो उसने क्या किया, उसने जो मिस्टर डी है उनका नाम कैंसिल कर दिया ऑन द इंस्ट्रूमेंट. अपेरेंटली, मतलब अपेरेंट कैंसिलेशन, मतलब दिखाई दे रहा है वो कैंसिलेशन, कैंसिल कर दिया पर्पसली. वाई? बिकॉज ही वॉन्ट्स टू एंड द लायबिलिटी ऑफ मिस्टर डी टू पे. ओके, अब ये होने के बाद नॉर्मली क्या होता है, जेड को जब पैसा चाहिए वो जा सकता है डायरेक्टली एक्सेप्टर के पास, या वो जा सकता है एफ के पास. एफ ने अगर उसको पेमेंट दिया तो एफ अपने पेमेंट के लिए जाएगा उसकी प्रायर पार्टी मतलब ई के पास. ई ने अगर एफ को पेमेंट दिया तो ई जाएगा उसके ऊपर वाली पार्टी के पास मतलब डी के पास. डी ने पेमेंट दे दिया, डी जाएगा सी के पास. सी ने पेमेंट दिया, सी जाएगा बी के पास टू कलेक्ट द मनी. करेक्ट. तो यहाँ पे अगर जेड ने मिस्टर डी का नाम कैंसिल कर दिया, ओके, सो अगर एफ को पेमेंट चाहिए तो जो वो जाएगा ई के पास. ई को पेमेंट जाएगा चाहिए तो वो जाएगा डी के पास. अब इंस्ट्रूमेंट पे उन्होंने क्या देखा कि मिस्टर डी का नाम ही कैंसिल कर दिया गया है. तो अगर मिस्टर डी का नाम कैंसिल कर दिया है तो मिस्टर एफ को राइट था कि अगर उसने एफ को पेमेंट किया, मिस्टर ई को राइट था कि अगर उसने एफ को पेमेंट किया ही कैन रिकवर दिस मनी फ्रॉम डी. करेक्ट. ई की प्रायर पार्टी डी. लेकिन अगर मिस्टर डी का नाम कैंसिल है ही हैज़ नो लायबिलिटी टू पे. तो अगर डी को डी लायबल नहीं है बाय कैंसिलेशन ऑफ डीज नेम, ई हैज़ लॉस्ट हिज राइट टू रिकवर द मनी फ्रॉम डी. तो ई कहेगा अच्छा अगर मुझे राइट नहीं है टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम डी, वाई शुड आई मेक द पेमेंट टू एफ. करेक्ट. सो एफ कहेगा ठीक है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम डी, सो आई एम नॉट गोइंग टू गेट द मनी फ्रॉम यू, वाई शुड आई मेक द पेमेंट टू जेड, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द पेमेंट. तो इस वजह से क्या होता है, जिसका भी नाम कैंसिल हो जाता है उसके बाद वाली पार्टीज की लायबिलिटी हो जाएगी खत्म. लेकिन डी के पहले पार्टीज कौन थी? सी, बी, ए एज वेल एज मिस्टर बी, जिनका जो एक्सेप्टर थे इस इंस्ट्रूमेंट के, जिनकी लायबिलिटी थी प्राइमरी. तो यहाँ पे बाय कैंसिलेशन ऑफ द नेम ऑफ वन ऑफ द एंडोसर्स टू द इंस्ट्रूमेंट डिलिबरेटली, अपेरेंटली with the intention to discharge him of his liability, all the parties who are subsequent to such a party, उनकी liability हो जाएगी खत्म. So यहाँ पे only parties, subsequent parties are discharged, instrument is not discharged. प्रायर पार्टीज जो है उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू होगी. और इंस्ट्रूमेंट के ऊपर लायबिलिटी कब तक कंटिन्यू होगी? जब तक एक्सेप्टर मतलब जिसकी लायबिलिटी प्राइमरी है वो पेमेंट नहीं करता, तब तक ये लायबिलिटी, ये इंस्ट्रूमेंट चालू रहता है. ओके, देन लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट, और इसका एक बहुत सिमिलर प्रोविज़न दिया गया है इन सेक्शन 40, अकॉर्डिंग टू विच अगर होल्डर विदाउट द कंसेंट ऑफ एंडोसर, अगर मैं होल्डर हूँ एंड आई हैव गॉट द इंस्ट्रूमेंट एंडोस्ड फ्रॉम मिस्टर डी, तो I the holder, if I the holder without the consent of endorser Mr. D destroy or impairs the endorser's remedy against a prior party, the endorser is discharged from liability. Okay, तो यही explanation मैंने जो आपको बताया था. Another thing which you need to remember is, अगर ये cancellation deliberate नहीं है and has happened under mistake या without authority of the holder, फिर क्या होगा? देन इट वुड बी इनइफेक्टिव एंड विल नॉट डिस्चार्ज एनी पार्टी. मतलब अगर एंडोस करते समय गलती से
अर्लियर पार्टी का नाम अगर कैंसिल हुआ मुझसे, देन इट हैज़ हैपेंड बाय मिस्टेक. आई हैड नो इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग हिम. इट वॉज नॉट डन डिलिबरेटली, इट वॉज डन बाय मिस्टेक. अब ऐसे केस में क्या होगा, प्रायर पार्टीज, सब्सिक्वेंट पार्टीज जो है वो डिस्चार्ज नहीं होगी फ्रॉम देयर लायबिलिटी. देन इज बाय रिलीज. ये जो प्रोविजन है ना कैंसिलेशन एंड रिलीज का, ये बहुत क्लोज है टू ईच अदर. दे आर ऑलमोस्ट सिमिलर इन द मीनिंग. This is very similar to the provision of section 82B of the Act. Release may not require cancellation of names. हमने देखा cancellation में there is deliberately done and apparent होता है, उसके नाम को cancel कर दिया जाता है by drawing a line across the name. लेकिन release may not require cancellation of names but may take place under a separate agreement of waiver, release or emission. Correct? वेवर मतलब राइट्स छोड़ दी मैंने, छोड़ दो, चलो मुझे नहीं चाहिए आपसे पैसा. ओके, सो मैंने आपको रिलीज कर दिया फ्रॉम योर लायबिलिटी टू पे. ओके, व्हेन द होल्डर रिलीजेस एनी ऑफ द पार्टीज to the instrument, the party so released is discharged from his liability on the instrument towards the holder who has released him, as well as all the parties who are subsequent to him, and liability of the prior parties will continue. So यहाँ पे ये जो रिलीज का प्रोविजन है, इट इज़ वेरी सिमिलर टू कैंसिलेशन. लेकिन कैंसिलेशन कैसे होता है, वो अपेरेंट होता है बाय ड्रॉइंग अ लाइन अक्रॉस द नेम. रिलीज में क्या होता है, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट नेम्स आर कैंसिल्ड. लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हुआ है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ई, तो अगर ई और डी के बीच में कोई भी अग्रीमेंट बनता है, या ई कहता है डी को, देखो मैं ई कहता है सी को कि देखो एक काम करेंगे, मैं तुम्हें रिलीज करता हूँ फ्रॉम योर लायबिलिटी टू पे. ओके, सो यू डोंट हैव टू पे. सो डी कहता है ठीक है, इफ़ यू आर रिलीजिंग मी फाइन, नो प्रॉब्लम. सो डी तो रिलीज हुआ, इंस्ट्रूमेंट रिलीज हुआ नहीं. करेक्ट, डी रिलीज हुआ. लेकिन अगर डी रिलीज होता है, देन डी के बाद में जो भी पार्टीज आती है वो सभी रिलीज हो जाएगी फ्रॉम देयर लायबिलिटी. लेकिन डी के पहले वाली पार्टीज है, उनकी लायबिलिटी कंटिन्यू रहेगी. डी के बाद में आने वाली पार्टीज रिलीज क्यों हो जाती है, बाद वाली भी? सिर्फ पहले डी को ही तो रिलीज किया था ना, बाकी की पार्टीज को रिलीज नहीं किया था. लेकिन बाकी की पार्टीज रिलीज हो जाती है बिकॉज जैसे सेक्शन 40 ने बताया है हमको, इफ द होल्डर ने क्या किया है, एंडोसर का डिस्ट्रॉय कर दिया या इम्पेयर कर दिया उसकी रेमेडी अगेंस्ट द प्रायर पार्टी, then endorser and all the subsequent parties are discharged. Okay, लेकिन प्रायर पार्टीज की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है. यहाँ पे डी और उसके बाद की पार्टीज रिलीज हुई है, इंस्ट्रूमेंट खत्म नहीं हुआ. इंस्ट्रूमेंट खत्म कब होता है, जब जिस पार्टी की लायबिलिटी प्राइमरी होती है वो रिलीज नहीं होता. Then next is by allowing the drawee more than 48 hours to accept. ये भी पॉइंट हमने पहले कवर कर लिया है. सेक्शन 83 कहता है कि जो अगर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ होता है बाय द ड्रॉ इन द नेम ऑफ द ड्रॉई. और अगर उस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज पे एक्सेप्टेंस प्रेजेंट करना है उसको एक्सेप्टेंस के लिए, तो जो ड्रॉई है उसको 48 आवर्स का टाइम पीरियड होता है टू कंसिडर दैट एक्सेप्टेंस. अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता, इट विल अमाउंट टू डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड द प्रोसेस ऑफ डिसऑनर विल स्टार्ट. लेकिन लॉ कहता है उसको 48 आवर्स आपको देने चाहिए फॉर हिम टू एक्सेप्ट द इंस्ट्रूमेंट. अब अगर ड्रॉई कहता है होल्डर को कि मुझे 48 आवर्स काफ़ी नहीं है, मुझे 72 आवर्स चाहिए टू कंसिडर वेदर आई शुड एक्सेप्ट और नो. अब जो होल्डर है, यहाँ पे क्या हुआ है, वो होल्डर को बाकी उसके पहले वाली जो भी पार्टीज है, सो इफ द होल्डर इज मिस्टर ई हैज़ टू टेक द कंसेंट ऑफ डी, सी, बी, ए बिफोर ही अलाउज मोर देन 48 आवर्स टू द ड्रॉई टू एक्सेप्ट. और अगर वो बाकी की पार्टीज की कंसेंट नहीं लेता तो फिर क्या हो जाएगा, देन the parties whose consent is not taken, they are discharged from their liability to pay. Okay, so the holder of a bill is to present the bill to the drawee for acceptance and drawee is allowed 48 hours to accept. If the holder allows the drawee more than 48 hours exclusive, इसमें
पब्लिक हॉलीडेज नहीं पकड़ी जाती, दिस इज एक्सक्लूसिव टू कंसिडर वेदर टू एक्सेप्ट ऑल द प्रीवियस पार्टीज नॉट कंसेंटिंग, जिसकी कंसेंट नहीं मिली है वो सब डिस्चार्ज हो जाएंगे फ्रॉम द लायबिलिटी टू सच अ होल्डर। देन से हमको पूछा था क्या, लॉ कहता है 48 आवर्स अलाउड है ना उसको, यू आर द वन हु अलाउड 72 आवर्स, हमारी लायबिलिटी खत्म, हमारी कंसेंट नहीं ली, सो ही हैज नो रेमेडी अगेंस्ट द प्रायर पार्टीज ओवर हियर, जिसकी कंसेंट उसने नहीं ली है। देन इज डिस्चार्ज बाय डिले इन प्रेजेंटमेंट ऑफ चेक फॉर पेमेंट। ओके, सो सेक्शन 84 हमको इसके बारे में बताता है। सेक्शन 84 कहता है अगर चेक है तो चेक को प्रेजेंट करना पड़ता है टू द बैंक फॉर पेमेंट, राइट। सो इन केस ऑफ चेक इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द होल्डर टू प्रेजेंट इट फॉर पेमेंट विद इन रीजनेबल टाइम ऑफ इट्स इशू, करेक्ट। सो अगर आपने ZPA को चेक दिया है फॉर द पेमेंट ऑफ योर फीस, तो आपने डेट डाल दी, सो टाइम पीरियड इज़ 3 months, एक्चुअली वो चेक वैलिड है 3 months के लिए, उसके बाद वो स्टेल चेक बन जाएगा। when you have given it to us, we have to present it to the bank within reasonable time. Okay, now in case the holder, मतलब अगर यहाँ पे ZPA अगर डिले करता है and meanwhile something happens, मतलब let's say कि आपने आपकी फीस का चेक दे दिया हमें टुडे, ओके, और आपने जब ये चेक दिया आपके अकाउंट में पैसा है, ओके, सो यू हैव सफिशिएंट मनी बैलेंस इन योर अकाउंट टू पे द फीस, इसीलिए तो आपने चेक इशू किया। अब आपने हमको ये भी कहा कि यू कैन गो, ZPA को कहा कि आप चेक जल्दी प्रेजेंट करो फॉर पेमेंट, अकाउंट में पैसा है। अब ZPA क्या करता है, ZPA डिले कर देता है कि ठीक है रीजनेबल टाइम के बियॉन्ड चला जाता है, 3 months के बियॉन्ड तो नहीं जा सकता, लेकिन ZPA कहता है इतनी जल्दी क्या है, एक साथ चेक सबमिट करेंगे ऑन 15th of June या आफ्टर 30 days या आफ्टर अ मंथ ऑफ द डेट ऑफ इशू। अब जब आपने ZPA को ये चेक दिया आपके अकाउंट में पैसा था, लेकिन जब लेट्स से 30 या 40 डेज के बाद जब ZPA ने ये चेक बैंक में प्रेजेंट किया, तब तक ड्यू टू सर्टेन सर्कमस्टांसेस द बैंक फेल्स टू मेक द मनी, मतलब बैंक हैज शट डाउन या बैंक हैज बिकम बैंकरप्ट, ओके, समथिंग हैज हैपेंड व्हिच प्रिवेंट्स द बैंकर फ्रॉम मेकिंग द पेमेंट। अब क्या होगा, जब आपने चेक दिया आपके अकाउंट में पैसा था, अब बैंक बैंकरप्ट हो गई, इसीलिए नाउ देयर इज नो मनी इन द अकाउंट। तो यहाँ पे जो ड्रॉवर है मतलब आप है, आपकी यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम योर लायबिलिटी टू पे, बिकॉज आपने तो अपनी ड्यूटी कर ली, आपने पैसा बैंक में रखा, बैंक की वजह से वो बैंक की वजह से मतलब एक तो पहले जो पेई है उसने डिले किया, एंड ड्यूरिंग दैट डिले बैंक वेंट बैंकरप्ट। तो यहाँ पे लॉ कहता है जो आप है ड्रॉवर, यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, एंड इवन इफ द ड्रॉवर इज डिस्चार्ज, जो होल्डर ऑफ चेक है मतलब ZPA बिकम्स द क्रेडिटर ऑफ द ड्रॉई बैंकर, एंड क्या ZPA उस ड्रॉई बैंकर मतलब इनसॉल्वेंट बैंकर से पैसा रिकवर कर सकता है ऑफ द फीस? यस। वो कब कैसे मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन बिकॉज प्राइमरी लायबिलिटी जिसकी हो है वो उसकी लायबिलिटी खत्म हो चुकी है, बट ZPA स्टिल हैज़ a right against the insolvent bank. So this is discharge by delay in presentment. Then is conditional acceptance. ये point भी हमने पहले किया है when we were talking about acceptance. Section 86 इसके बारे में हमको बताता है। Normally तो law कहता है जब bill of exchange, जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज जहाँ पे प्रेजेंटमेंट फॉर एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, अगर वो सबमिट होता है, प्रेजेंट होता है एक्सेप्टेंस के लिए, देयर हैज़ टू बी जनरल एक्सेप्टेंस, मतलब ही हैज़ टू एक्सेप्ट इट अकॉर्डिंग टू ऑल द टर्म्स विच हैव बीन गिवन, ओके। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस किसे कहते हैं? जब वो अपनी कंडीशंस उसमें डालता है, लाइक अगर अमाउंट दी गई है 10,000 तो एक्सेप्टर वाइल एक्सेप्टिंग कहता है हाँ आई एम रेडी टू पे द मनी, लेकिन नॉट 10,000, 8,000,
तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गई। अगर वहाँ पे लिखा गया है ड्यू डेट ऑफ मेच्योरिटी इज 25th ऑफ दैट मंथ, और एक्सेप्टेंस के लिए जब ड्रॉई के पास जाते हैं, ड्रॉई कहता है 25th नहीं, आई विल मेक ड्यू पेमेंट होगा 30th ऑफ द मंथ। सो वहाँ ये क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है लेकिन कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहा है, और लॉ कहता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस इज एक्चुअली नॉट वैलिड। So generally a bill of exchange should be accepted without any conditions. Thus, when a holder presents a bill of exchange to the drawee for acceptance, he should insist that it should be accepted without any conditions. लेकिन in case of conditional acceptance, जो holder है, he has a right to treat the bill as dishonored. अगर I go to the drawee for acceptance, I am presenting the instrument bill of exchange for acceptance, जिस पे लिखा है amount is 10,000, which is जिसकी due date of maturity या payment है 15th of the month, and when I go to him for acceptance, वो कहता है नहीं, एक तो मैं 10,000 नहीं दूंगा, I am going to give you only 8,000, and secondly 15th को due date of maturity नहीं, I am going to make the payment to you or the 20th to 0 of the month. तो यहाँ पे यू नीड नॉट एक्सेप्ट दीज कंडीशंस, करेक्ट। यू कैन से नहीं नहीं, ये तो कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे रहे हैं और मुझे ये पसंद नहीं है, आई एम गोइंग टू ट्रीट द इंस्ट्रूमेंट एज डिसऑनर्ड। रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कहते हैं एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं होना चाहिए, एब्सोल्यूट होना चाहिए, और जैसे ही ऑफर ही कंडीशनल एक्सेप्टेंस दे, ऑफरर की ओरिजिनल ऑफर हो जाएगी खत्म, राइट। देन in case the holder approves of conditional acceptance, अगर उसने कहा ठीक है नो प्रॉब्लम, पैसा तो लेना है मुझे आपसे, ठीक है कुछ प्रॉब्लम नहीं, 8,000 तो दे दो, और ठीक है 15 नहीं 20 तारीख को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अगर होल्डर ने इस कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट कर दिया, देन उसको क्या करना पड़ता है, पहले तो ही हैज टू इन्फॉर्म ऑल द प्रायर पार्टीज कि एक्सेप्टर ये सब कंडीशंस डाल रहा है, मैं क्या करूँ। अगर प्रायर पार्टीज कहती है एक्सेप्ट मत करो कंडीशनल एक्सेप्टेंस को, उसको बोलो नहीं, ट्रीट इट एज डिसऑनर एंड बिगिन प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। अब ये होल्डर कहता है जाने दो, कौन पड़ेगा इस झंझट में और फाइलिंग अ केस एंड ऑल, अगर इसके पास अभी 8,000 है तो मैं ये ले लेता हूँ। ओके, सो मतलब ही इज एक्सेप्टिंग कंडीशनल एक्सेप्टेंस। अगर ऐसा होता है तो जो भी प्रायर पार्टीज है, होल्डर के पहले वाली पार्टीज है, जिन्होंने कहा था कि वी विल नॉट कंसेंट, हमें ये बिल्कुल पसंद नहीं कंडीशनल एक्सेप्टेंस, हु हैव नॉट गिवन देयर कंसेंट टू कंडीशनल एक्सेप्टेंस, वो सारी पार्टीज क्या हो जाएगी, दे विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी टू पे द होल्डर। अब होल्डर के पास रेमेडी क्या है, ओनली एंड ओनली द एक्सेप्टर, सिर्फ उससे वो पैसा रिकवर कर सकता है। ओके, सो यहाँ पे बाकी की पार्टीज रिलीज हो गई, लेकिन जो प्राइमरी पार्टी है वो उसकी लायबिलिटी कंटिन्यू होती है। दैट इज व्हाई वी विल से दैट द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट डिस्चार्ज्ड। देन इज बाय नॉट गिविंग नोटिस ऑफ डिसऑनर। हमारा जो इसके बाद का लास्ट वीडियो है उसमें हम ये पॉइंट कवर करने वाले हैं, डिसऑनर कब होता है इंस्ट्रूमेंट, और नोटिस ऑफ डिसऑनर क्या देना पड़ता है। तो आंसर इज यस। जब भी इंस्ट्रूमेंट नॉन एक्सेप्टेंस या नॉन पेमेंट की वजह से डिसऑनर होता है, तो जो होल्डर है उसकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी मतलब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जैसे ही डिसऑनर हो जाए इंस्ट्रूमेंट, ही मस्ट गिव अ नोटिस टू द प्रायर पार्टीज। ओके, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ताकि सबको पता चले कि इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो चुका है, and then he can go to them for his money. Okay, so in case of dishonor, notice needs to be sent to the prior parties. Any party to an instrument other than the one who has primary liability to whom notice of dishonor is not sent by the holder, अगर किसी भी पार्टी को, प्रायर पार्टी को डिसऑनर की नोटिस नहीं भेजी या नहीं मिली, okay, then what will happen is that prior party will be discharged from liability as against the holder unless the circumstances are such that no notice of dishonor was required to be sent. Now what is the situation कि नोटिस की ज़रूरत नहीं है। अगर any of the prior parties कहती है, ऑलरेडी कह के ही ऑलरेडी डिसाइड होता है,
सो अगर मुझसे ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफ़र हो रहा है बी को, मैंने पहले से आपको बता के रखा कि ठीक है अगर डिसऑनर भी हो जाए ना तो मुझे नोटिस की ज़रूरत नहीं है, यू कैन कम टू मी फॉर मनी, आई विल पे इवन विदाउट गिविंग नोटिस। तो मैंने क्या किया, वेव कर दिया अपना राइट टू रिसीव अ नोटिस। तो अगर ऐसी बात है देन अगर इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर होता है तो ए को नोटिस देने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर ऐसे कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर ए को देना ही पड़ेगा, देना पड़े। अगर नहीं दिया तो ए हो जाएगा डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी टू पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने वर्ड्स यूज़ किए थे, आइदर उसको देनी चाहिए नोटिस या उसको मिलनी चाहिए। यू हैव टू मेक श्योर दैट ही हैज़ रिसीव्ड और यू हैव गिवन इट टू हिम। So what is the meaning of these two things? So let's say that instrument got transferred from A to B to C to D to E to F to G, और G is the last holder, और G गया acceptor के पास for payment in due course. Acceptor refuses to pay. Now this is dishonor. Dishonor by non-payment of the liability or non-payment of the money. अब जैसे ही डिसऑनर हुआ इंस्ट्रूमेंट, जी को नोटिस भेजनी पड़ेगी, करेक्ट। तो डी कहता है, जी कहता है देखो मुझे तो पैसा मिलने वाला था फ्रॉम एफ, तो मैं सिर्फ एफ को ही नोटिस भेजूंगा। नॉर्मली तो सबको जाती है, लेकिन वो कहता है नहीं नहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एफ तक है, आई विल सेंड अ नोटिस ओनली टू एफ, क्योंकि मुझे उससे पैसा रिकवर करना है। अब जैसे ही एफ को नोटिस वो देता है रिटन और ओरल दैट ऐसे डिसऑनर हो चुका है, अब एफ नोज कि उसे पैसा देना पड़ेगा जी को, लेकिन रिकवर किससे करेगा, ई से। सो इमीडिएटली वो ई को नोटिस भेजता है, एफ को नोटिस भेजता है, डी को नोटिस भेजता है। जब डी को नोटिस मिल गई, डी को पता है उसको पैसा रिकवर करना है सी से, सो इमीडिएटली वो आगे नोटिस भेज देता है, करेक्ट। सो अल्टीमेटली वो सबको नोटिस मिल ही जाती है, लेकिन अगर नोटिस नहीं मिली देन दैट पार्टी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी टू पे। ओके, देन बाय नेगोशिएशन बैक। अब व्हाट इज दिस नेगोशिएशन बैक? ओके, नेगोशिएशन बैक इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। नेम से ही जो उसका नाम है नेगोशिएशन बैक, दिस इटसेल्फ इज वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। अब देखिए जनरल रूल क्या होता है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है ना, ही मे स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। जो भी प्रायर पार्टीज है उसको अगर पैसा चाहिए तो वो किसी से भी रिकवर कर सकता है और किसी के अगेंस्ट भी केस फाइल कर सकता है। ही कैन स्यू ऑल द प्रायर पार्टीज। At times it so happens that one of these prior parties gets the instrument back in his hands as a holder by negotiation before it has become mature. So जिसने पहले एंडोस करके ट्रांसफर किया था, घूम फिर के वापस इंस्ट्रूमेंट उसी के पास आ गया। When a bill is negotiated back to a prior party by proper negotiation, the prior party, in addition to his rights of former holder, or acquires also the rights of holder by virtue of the last endorsement. And यहाँ पे such a holder cannot sue any intermediate party to whom he was previously liable by reason of his prior endorsement. Example लेते हैं, बिल ड्रॉ हुआ था payable to A और order. Okay, now A ने क्या किया, मतलब A has to receive the money और A can transfer it to anyone else. ए ने ये बिल एंडोस किया और ट्रांसफ़र किया बी को, बी ने किया सी को, सी ने किया डी को, डी ने किया ई को, और ई ने वापस ट्रांसफ़र किया ए को। ई हैड टू पे ए, सो ई ट्रांसफर्ड इट टू ए। ओके, सो ए ने एंडोस करके दिया था बी को, फिर सी को मिला, फिर डी को मिला, फिर ई को मिला, और ई के बाद वापस किसको मिला, वापस आ गया। वो घूम फिर के सर्किट कंप्लीट करके वापस आ गया ए के पास। अब देखो, जब ए ने इंस्ट्रूमेंट को एंडोस करके दिया था बी को, ए को लायबिलिटी थी ना टू पे द मनी टू बी। बी ने जब एंडोस करके दिया सी को, बी की लायबिलिटी थी टू पे सी। जब सी ने एंडोस करके दिया डी को, डी की लायबिलिटी थी, सी की लायबिलिटी थी टू पे डी, डी की लायबिलिटी थी टू पे ई। अब ई ने जब इसको एंडोस करके दिया वापस ए को, तो ए ई की लायबिलिटी है ना टू मेक द पेमेंट टू ए। अब लेकिन पहले सबसे पहले लायबिलिटी यहाँ पे किसकी थी, एंडोसमेंट से ए की थी, करेक्ट।
और अब सो ए को पहले लायबिलिटी थी टू मेक द पेमेंट, और व्हेन ई ने एंडोस करके दिया ए को वापस, अब ए को मिल गया राइट टू रिसीव द मनी, करेक्ट। सो हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये पॉइंट स्टडी किया था, व्हेन इज कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, उसमें एक पॉइंट हमने पढ़ा था, व्हेन राइट्स एंड लायबिलिटीज कम टू रेस्ट विद द सेम पर्सन। तो पहले यहाँ जब ए ने एंडोस करके आगे भेजा, ए की लायबिलिटी थी टू पे द मनी, और घूम फिर के वापस जब ए के पास आया इंस्ट्रूमेंट, ए को मिला राइट। सो राइट और लायबिलिटी इज रेस्टिंग विद द सेम पर्सन मिस्टर ए। तो अब लॉ कहता है इट इज लाइक ए देगा पैसा बी को, बी देगा सी को, सी देगा डी को, डी देगा ई को, और ई वापस देगा ए को। सो जो भी इंटरमीडिएट पार्टीज थी ना, स्टार्टिंग फ्रॉम ए अगेन टू ई, ये जो सब बीच की पार्टीज थी, लॉ कहता है वो सभी पार्टीज हो जाएंगी डिस्चार्ज, बिकॉज घूम कर फिर के पैसा वापस आने वाला है एक के पास। सो ये जो लिंक है, ये जो सर्किट है, इसमें जो जो पार्टीज आ रही है वो सब पार्टीज हो जाएगी डिस्चार्ज फ्रॉम देयर लायबिलिटी। ओके, सो दिस इज हाउ नेगोशिएशन बैक से वापस जो इंटरमीडिएट पार्टीज थी वो डिस्चार्ज हो जाएगी। लेकिन व्हाट अबाउट द प्रायर पार्टीज? ए के पहले ए को अगर ये इंस्ट्रूमेंट मिला है जेड से, क्या जेड डिस्चार्ज हो जाएगा? नहीं, जेड डिस्चार्ज नहीं होगा। प्रायर पार्टीज की लायबिलिटी चालू रहती है, ए के बाद वाली पार्टीज की लायबिलिटी खत्म हो जाती है। ओके ना, सो इंस्ट्रूमेंट जब नेगोशिएट होता है बैक टू द प्रायर पार्टी, the holder can enforce the payments against all the intermediate parties to whom the holder was not liable as a prior party. Example हम लेते हैं in the case of sans recourse. Do you remember sans recourse? Sans recourse भी हमने किया था when we studied endorsement. Sans recourse का मतलब है it will not come back to me. ओके, सो अगर ए ने इंस्ट्रूमेंट जब ट्रांसफ़र किया बी को, वहाँ पे लिख दिया सैंस रिकॉर्स और ट्रांसफ़र किया बी को, मतलब नो रिकॉर्स बैक टू मी। ओके, तो फिर क्या हो जाएगा? देन द लायबिलिटी ऑफ द पार्टीज विल नॉट गेट डिस्चार्ज्ड। ओके ना, जब एंडोस करते समय टू बी रोट सैंस रिकॉर्स, देन ही हैज़ एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड हिज लायबिलिटी। उसने अपनी लायबिलिटी को ऑलरेडी डिस्चार्ज कर दिया, मतलब ही हैज़ एक्सक्लूडेड हिज लायबिलिटी, सो ही वोंट बी लायबल टू पे बी, सी, डी और ई, करेक्ट। एंड अगर ये वापस नेगोशिएट हुआ ए के पास, देन व्हाट विल हैपन? बी, सी, डी, ई, दे ऑल विल बी लायबल एंड ही कैन रिकवर द मनी फ्रॉम ऑल और एनी ऑफ देम। ओके, अगर सैंस रिकॉर्स लिखा है तो, अगर ये नहीं लिखा तो देन बाकी सब पार्टीज डिस्चार्ज हो जाएगी। When A wrote sans recourse, he has stopped his liability. Correct? He has excluded his liability. Then is discharge by operation of law. अब law कब कहता है कि there is no parties are discharged? Parties can also be discharged by the operation of law, like in the case of insolvency. Debtor ही insolvent बन गया, जिसकी primary liability, not primary, just one of the holders, they have become insolvent, और या lapse of time हुआ, time barred हो चुका है ये, then the parties can be discharged. So if the amount which is due on the instrument is not recovered within reasonable time prescribed by the law, then the party liable for such payment is discharged from his liability to make the payment. So law कब कहता है? In case of insolvency, in case of time bar due to lapse of time. तो law कहता है अभी आप पार्टीज आप हो गए डिस्चार्ज। अगर केस ही फाइल नहीं की, डिसऑनर के बाद अगर केस ही फाइल नहीं की गई by the holder against the prior parties or the party who has primary liability, और 3 साल बीत गए हैं, then law कहता है सब पार्टीज, यहाँ पे जो पार्टीज थी वो सारी की सारी हो जाएंगी डिस्चार्ज। Then is discharge by material alteration. Now what do we mean by discharge of material alteration? Section 87 talks about it. Now it means alteration in the material parts of the instrument. ये पॉइंट भी हमने पहले कवर किया था, व्हाट इज मटेरियल
ऑल्टरेशन. ऑल्टरेशन इन द मटीरियल पार्ट्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना उसमें अगर ऑल्टरेशन हो जाए. और इवन इफ यू रिमेंबर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हमने ये पॉइंट भी पढ़ा है दैट व्हेन कैन द पार्टीज बी डिस्चार्ज इफ देयर इज मटीरियल ऑल्टरेशन in the terms of the contract without consent, right? So यहाँ पे अगर ये material alteration इतना important है कि अगर वो तो पूरा अगर उसमें कुछ change हो जाए तो it will destroy the identity of the original instrument and it affects the rights and liabilities of the parties. Okay? So material alteration क्या करता है? It discharges those parties who are liable prior to the alteration. Those who have not consented to the alteration. कोई भी change किया जाए, कोई भी material see, alteration is not किसी simple point का. Alteration है बहुत important material point का या term का. और जो भी parties यहाँ पे अपनी consent नहीं देती to this alteration, they will be discharged from their liability. So persons who become parties to the instrument subsequent to alteration are liable under the instrument as altered. So those who take an altered instrument cannot complain. अगर instrument alter होके ही आपके पास आया है और आपने उसको accept किया है तब आपकी liability चालू होती है. लेकिन alteration की पहली वाली जो parties है उन्होंने अगर उनकी consent नहीं दी है तो वो prior parties discharge हो जाएगी. Subsequent parties जिन्होंने accept कर लिया है alteration, they will continue to be liable. So material alteration को ही आगे थोड़ा सा और उसको जानते हैं कि हर एक ऑल्टरेशन नेसेसरी है, मटीरियल ऑल्टरेशन है एंड विल अफेक्ट द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द राइट्स ऑफ द पार्टीज. नहीं, ओनली व्हेन द ऑल्टरेशन इज मटीरियल दैट इज अबाउट सिग्निफिकेंट मैटर्स द वैलिडिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट और द राइट्स ऑफ द पार्टीज वुड बी अफेक्टेड. सो व्हाट आर एग्जाम्पल्स? कुछ एग्जाम्पल्स है. हाउ डू वी नो दैट दिस इज अ मटीरियल ऑल्टरेशन? सो इंस्टेंसेस मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ मटीरियल ऑल्टरेशन आर ऑल्टरेशन ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट. ड्यू डेट ऑफ पेमेंट अगर डाल दी है 10th of the month और पार्टीज ने बिफोर विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टीज प्रायर पार्टीज वो डेट बदल दी, लाइक इट्स लाइक क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, राइट? देन ऑल्टरेशन ऑफ द अमाउंट पेएबल, अमाउंट को चेंज कर दिया. ऑल्टरेशन ऑफ द टाइम पेएबल, टाइम जो था वो भी चेंज कर दिया, ना कि डेट, टाइम भी बदल दिया. ऑल्टरेशन ऑफ प्लेस ऑफ पेमेंट, प्लेस भी बदल दिया. ऑल्टरेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर तय हुआ है कि ये लोन या ये पैसा रिपे होगा एट एन इंटरेस्ट ऑफ 6% पर मंथ और ये पार्टी ने चेंज कर दिया आपस में ही विदाउट कंसल्टिंग दी अदर प्रायर पार्टीज टू 4%. या टेयरिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, उसको बिल्कुल फाड़ ही दिया, करेक्ट? सो दीज आर मटीरियल ऑल्टरेशंस. या पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट को फाड़ दिया. सो ये है मटीरियल ऑल्टरेशंस और इसका इफेक्ट क्या होगा? ये अगर कुछ भी चेंज हुआ है तो इसकी प्रायर पार्टीज जो है ना वो हो जाएगी डिस्चार्ज. मतलब अगर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी, ओके, तो बी और सी क्या करते हैं? आपस में डेट चेंज कर लेते हैं या प्लेस ऑफ पेमेंट चेंज कर लेते हैं या रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं, ओके. देन ये बी और सी के बीच में हुआ तो अभी ए की सलाह तो उन्होंने नहीं ली, तो कैन ए बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी? यस. अब इन दोनों ने ऑल्टर किया एंड सी ने ऑल्टरेशन के बाद ट्रांसफर किया डी को, डी ने तो ऑल्टर्ड इंस्ट्रूमेंट ही एक्सेप्ट कर लिया. सो यहाँ पे क्या डी की लायबिलिटी कंटिन्यू होती है? आंसर विल बी यस, ओके. Then in material alteration only we will understand further what is the effect of material alteration. क्या होगा अगर ये material alteration हुआ है without consent? It discharges all those persons from their liability who have become parties at the time of making alteration. मतलब A ने ट्रांसफर किया था B को, B और C के बीच में हो गया ऑल्टरेशन, A हो गया डिस्चार्ज बिकॉज ऑल्टरेशन के पहले he was the holder, correct? However, following conditions will apply. First, alteration must be material. It must be something which is very, very important, which is affecting the nature of the instrument or which is affecting the rights of the parties. It must be intentional. गलती से नहीं होता ये intentional ही होना चाहिए with the intention to alter it. It must be done with the consent of the other parties and it must be apparent on the face. सिर्फ दोनों के बीच में oral agreement नहीं हुआ that the rate of interest will change. Instrument पे लिखा है 6% लेकिन आपस में दोनों ने तय किया 4%.
तो ये 4% उसके इंस्ट्रूमेंट पे भी लिखा होना चाहिए, नॉट जस्ट ओरली विथ ईच अदर। अगर ये सब कंडीशंस है देन ओनली प्रायर पार्टी की लायबिलिटी, जिसने कंसेंट नहीं दिया ऑल्टरेशन को, उसकी लायबिलिटी हो जाएगी खत्म। लेकिन ऑल्टरेशन के बाद जो भी पार्टी इंस्ट्रूमेंट को एक्सेप्ट करती है उसकी लायबिलिटी कंटिन्यूड रहती है। ओके अब ये जो इतने पॉइंट्स थे हमारे, ये वी अंडरस्टूड रिगार्डिंग डिस्चार्ज ऑफ वन और मोर पार्टीज। पूरी इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुई है। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डिस्चार्ज ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, मतलब सब की सब पार्टीज हो गई डिस्चार्ज। ओके सो इंस्ट्रूमेंट ही अभी हो गया खत्म। So payment in due course. Section 78 talks about payment in due course. Payment in due course discharges a negotiable instrument and all the parties who are primarily liable to pay the amount due. अब ये payment in due course भी मैंने आपको पहले के वीडियोस में explain किया है। Payment should be, what is the meaning of payment in due course? इसका मतलब है that the payment should be made on maturity of the entire amount. जो date of maturity है इंस्ट्रूमेंट की, वहाँ तब होनी चाहिए, ये पेमेंट होना चाहिए तब, एंड पूरे अमाउंट का होना चाहिए। अगर अमाउंट इंस्ट्रूमेंट में लिखा है 10,000 एंड ऑन द ड्यू डेट ऑफ मेजॉरिटी आप करते हो सिर्फ 8,000 भरते हो, इंस्ट्रूमेंट विल नॉट बी डिस्चार्ज। एंटायर अमाउंट होना चाहिए, शुड बी मेड ऑन मेजॉरिटी। पेमेंट मस्ट बी मेड बाय द पार्टी हु इज प्राइमरी लायबल, जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी थी। अगर ये एक प्रॉमिसरी नोट है तो मेकर की लायबिलिटी, सो मेकर हैज टू मेक द कंप्लीट पेमेंट ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। अगर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर शुड हैव मेड द कंप्लीट अमाउंट पेएबल ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी। और अगर ये एक चेक है तो ड्रॉवर की लायबिलिटी होती है टू मेक द पेमेंट। सो जिसकी प्राइमरी लायबिलिटी है उसने ये पेमेंट करना चाहिए। पेमेंट मस्ट बी मेड टू द राइटफुल होल्डर, जो राइटफुल होल्डर है इस इंस्ट्रूमेंट का उसको पेमेंट हो जानी चाहिए। पेमेंट शुड बी मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। गुड फेथ एंड विदाउट एनी काइंड ऑफ नेग्लिजेंस, मतलब इन अ डिलिजेंट मैनर। पेमेंट बाय पार्टी हैविंग सेकेंडरी लायबिलिटी वुड नॉट डिस्चार्ज द इंस्ट्रूमेंट। अगर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है और ड्रॉवर पैसा पे करे होल्डर को ऑन द डेट ऑफ मेच्योरिटी, यहाँ पे ड्रॉवर की लायबिलिटी थी सेकेंडरी एंड कंडीशनल, उसने पेमेंट किया क्योंकि जो एक्सेप्टर है जिसकी लायबिलिटी प्राइमरी और अनकंडीशनल थी उसने पेमेंट करने से इनकार कर दिया। सो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ। नाउ ड्रॉवर ने लायबिलिटी तो खत्म कर ली, लेकिन ड्रॉवर ये पैसा किससे रिकवर करेगा? ड्रॉई मतलब एक्सेप्टर से। जब तक एक्सेप्टर ये पैसा पे नहीं करता इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं होगा। ओके और यहाँ पे अगर ड्रॉवर को पैसा रिकवर करना है एक्सेप्टर से, क्या वो उसके अगेंस्ट डिसऑनर का केस और रिकवरी ऑफ मनी का केस डाल सकता है? आंसर इज यस। उसको कितना टाइम पीरियड है? 3 years. Remember that limitations act. Okay, so payment in due course. Then when party liable on the instrument makes the payment in the due course to the holder at or after maturity, all the parties subsequent to him in the instrument stand discharged. ये तो obvious ही है, section 78 और 82C इसी के बारे में हमको बताता है। Then discharge by cancellation of the instrument. जब हमने पहले ये पॉइंट को पढ़ा कैंसिलेशन, पहला जो पॉइंट वीडियो का जो था वो कैंसिलेशन ही था, करेक्ट। सो कैंसिलेशन का पॉइंट था यहाँ पे, अगर कोई भी पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट है उसका नाम डिलिबरेटली एंड विद इंटेंशन टू डिस्चार्ज हिम फ्रॉम लायबिलिटी कैंसिल होता है तो उसकी सब्सिक्वेंट पार्टीज की लायबिलिटी खत्म होती है, लेकिन प्राइमरी पार्टीज की लायबिलिटी चालू रहती है, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे वी आर सेइंग कि कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ, किसी एक या दो का नाम नहीं, बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट को ही कैंसिल कर दिया। द होल्डर कैन इंटेंशनली कैंसिल द इंस्ट्रूमेंट। कैंसिलेशन शुड बी मेड विद द इंटेंशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑल द पार्टीज। इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में था, लास्ट होल्डर, उसने उसको फाड़ ही दिया, जला ही दिया। कैंसिलेशन मस्ट बी अपेरेंट, दैट इज क्लियर फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ। इंस्ट्रूमेंट चेक है, चेक के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब क्या, सबकी लायबिलिटी खत्म अभी, राइट। या बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसको जला दिया, तो व्हाट इज द प्रूफ, राइट।
सो इट मे टेक प्लेस बाय फिजिकली डिस्ट्रॉइंग द इंस्ट्रूमेंट और बाय क्रॉसिंग आउट, सबकी सिग्नेचर्स क्रॉस कर दी, मतलब कैंसिल कर दी, तो सबकी लायबिलिटी खत्म हो गई. सी अगर यहाँ वो जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था कैंसिलेशन का, अगर यहाँ पे मिस्टर जेड जो है वो कैंसिल करते हैं नाम मिस्टर सी का, तो सी के बाद वाली जो भी पार्टीज है ना, उस सबकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी. बिकॉज बाय कैंसिलेशन ऑफ एनी वन पर्सन's नेम, जेड हैज impaired द रेमेडी विच द पार्टीज हैव अगेंस्ट द प्रायर पार्टी. करेक्ट. तो यहाँ पे सिर्फ एक का नाम, लेकिन जो लास्ट होल्डर है वो बैठा और उसने क्या किया, सारी पार्टीज का नाम कैंसिल कर दिया. जो एक्सेप्टर था बिल ऑफ एक्सचेंज उसका भी नाम कैंसिल कर दिया, पर्पसली, डिलिबरेटली. इंटेंशन क्या है, सबको डिस्चार्ज कर दो. इंस्ट्रूमेंट फाड़ने की बजाय उसने सबका नाम कैंसिल कर दिया. तो यहाँ पे क्या हुआ, दिस इज डिस्चार्ज बाय कैंसिलेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. देन इज डिस्चार्ज बाय रिनाउंसिएशन ऑफ राइट्स बाय द होल्डर. रिनाउंसिएशन का मतलब क्या है, टू रिनाउंस, टू गिव अप. If the holder renounces or gives up his rights against all the parties, वो कहता है मैंने सबको माफ कर दिया ना. आई हैव सी रिलीज में हमने ये पढ़ा कि अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी, सिर्फ एक पार्टी को रिलीज कर दिया है तो सब्सिक्वेंट पार्टीज की लायबिलिटी खत्म होती है. यहाँ पे जो होल्डर है ना वो क्या कर रहा है, सबको रिलीज कर रहा है. मतलब वो कह रहा है मैं अपना राइट छोड़ रहा हूँ टू रिसीव मनी फ्रॉम ऑल ऑफ यू, even the person who has primary liability to pay. उसने एक्सेप्टर को भी रिलीज कर दिया, मतलब उसके एक्सेप्टर के अगेंस्ट भी राइट छोड़ दिया, मेकर के अगेंस्ट राइट छोड़ दिया, ड्रॉवर ऑफ चेक के अगेंस्ट राइट छोड़ दिया. सो अगर आपने पेमेंट दिया है, चेक पेमेंट ऑफ फीस टू जेडपी, और जेडपी कहते हैं नहीं, वी हैव गिवन अप आवर राइट्स, वी डोंट वांट एनी मनी फ्रॉम यू. ओके. So renunciation may be made by delivering the instrument to the party who is primarily liable. और आप थे ड्रॉवर ऑफ द चेक, हमने क्या किया, आपको ये चेक आपका रिटर्न कर दिया, राइट. सो हमने क्या किया, हमारे राइट्स ही छोड़ दिए. Unless the instrument is so delivered to the primary liable party, renunciation must be in writing. तो आइदर हमने क्या किया, आइदर आपको आपका चेक वापस दे दिया, अगर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है तो एक्सेप्टर को रिटर्न कर दिया, अगर ये एक प्रोमिसरी नोट है तो मेकर को ये इंस्ट्रूमेंट रिटर्न कर दिया, बाय डिलीवर कर दिया, मतलब रिटर्न ही कर दिया. आइदर दैट वे, या सेकेंड थिंग इज अगर डिलीवर नहीं किया है तो राइटिंग पे आप में, इन राइटिंग यू हैव टू गिव इट दैट आई द होल्डर have given up my rights against the party, all the parties including the party who has primary liability, और उसको ने साइन कर दिया. that is proof that उसने अपने सारे rights to receive money against all the parties छोड़ दी. so renunciation का मतलब है to give up. then discharge, and this is the last point over here, discharge by non presentment for acceptance. अब section 61 क्या कहता है, पहले तो आपको पता है कि एक्सेप्टेंस के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट प्रेजेंट करना पड़ता है, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक. यू हैव टू प्रेजेंट द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर एक्सेप्टेंस, करेक्ट. तो ये भी हमने पढ़ा है पहले के वीडियोस में. सो जब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉवर ने ड्रॉ किया है इन द नेम ऑफ द ड्रॉई, ड्रॉई विल बिकम अ पार्टी लायबल ऑन द बिल ओनली आफ्टर ही एक्सेप्ट्स. जहाँ पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है, ही दिस बिल मस्ट बी प्रेजेंटेड फॉर एक्सेप्टेंस टू द ड्रॉई. एक्सेप्टेंस के बाद अराइज होती है लायबिलिटी टू पे. जब तक आप उसको प्रेजेंट नहीं करोगे फॉर एक्सेप्टेंस, उसकी कोई भी लायबिलिटी टू पे अराइज नहीं होती. नाउ अगर ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जिस पे एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है ड्रॉई की, और अगर आपने जो भी होल्डर है उसने सबमिट ही नहीं किया, प्रेजेंट ही नहीं किया फॉर एक्सेप्टेंस, then what will happen, the acceptor is released, he is discharged. और अगर acceptor ही discharge हो जाता है, then instrument comes to an end. When a bill of exchange is payable at a stated period after sight, मतलब साइट मतलब आफ्टर साइट, अगर लिखा है कि साइट के बाद
within 10 days the payment will be due. तो साइट के लिए एक्सेप्टेंस के लिए उसके पास देना ही पड़ेगा ना. सो तो होल्डर मस्ट प्रेजेंट इट फॉर एक्सेप्टेंस टू द ड्रॉई विद इन रीजनेबल टाइम आफ्टर इट इज ड्रॉन. ओके, सो यहाँ पे एग्जैक्ट डेट ऑफ मेच्योरिटी नहीं है, पेमेंट ड्यू की एग्जैक्ट एक डेट नहीं है, सिर्फ इतना ही लिखा है 10 days आफ्टर साइट. तो 10 days आफ्टर साइट मतलब जब भी आप उसको दिखाओगे और एक्सेप्टेंस लोगे उसके बाद 10 दिन में पेमेंट होने वाला है. सो यू मस्ट प्रेजेंट इट विद इन रीजनेबल टाइम फॉर एक्सेप्टेंस. और अगर होल्डर मेक्स अ डिफॉल्ट इन मेकिंग सच अ presentment, the drawer and all the endorsers who are liable towards such a holder are discharged from their liability towards him. So no one remains liable on the bill. अगर एक्सेप्टर की एक्सेप्टेंस ही नहीं लिया तो ड्रॉवर की गलती क्या है, बाकी की पार्टीज की गलती क्या है? आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना टू प्रेजेंटेड, आपने ऐसा नहीं किया. तो ड्रॉवर और all the parties, subsequent parties are discharged from liability and no one remains liable. Okay, so this is how we have understood about and of course one more thing remains, and that is discharge by agreement. So agreement का मतलब, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी देखा है, कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय अग्रीमेंट and contract can be discharged by mutual agreement through the ways of novation, recession, alteration, remission, waiver and merger. Correct? उसी तरह negotiable instrument अगर बना है, आपस में parties में by agreement discharge each other completely. Okay? So और अगर ऐसा होता है by novation या recession, then the instrument gets discharged. Okay? So अभी इस वीडियो में हमने देखा, we have understood about discharge of one or two parties from their liability, वो कब कब होता है, and we also understood discharge of the instrument itself. मतलब अभी सब कुछ हो गया खत्म. So we have understood the various situations and the various circumstances as well as the sections. Okay, so अभी इसके बाद क्या रहता है पढ़ने के लिए? Now we have to go on to the last part of negotiable instrument, and that is dishonor. तो dishonor कब होता है instrument? When is it said that the instrument has been dishonored? Okay, dishonored by non-acceptance या dishonor by non-payment. और अगर dishonor होता है तो ठीक है, dishonor हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा, ठीक है, breach हो गई. What are the ways in which breach can be committed? We understood those ways. Breach हो गई है. Now what are the remedies? मतलब अभी ऑप्शन क्या है? What is the next plan of action after breach? उसी तरह dishonor के बाद क्या क्या करना पड़ता है? Okay? So protest है, noting है, all that we have to understand. And that will be in our next video, which will also be our last video. Okay? So आई होप कि इस वीडियो में हमने जो भी ये डिस्चार्ज ऑफ पार्टीज एज वेल एज डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट किया है, यू हैव अंडरस्टूड दिस. एंड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क. ओके, थैंक यू सो मच.